हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 91। आरुषि ने किया प्यार का इजहार। आरुषि और अनिरुद्ध के बीच में फिर से तनाव आ गया था। दोनों को ही एक दूसरे पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन आरुषि अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए लड़ाई को अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी। इसलिए वह अनिरुद्ध से कहती है कि अभी उससे कोई बात नहीं करनी है, वह सुबह बात करेंगे, अभी वह सोने जा रही है। और ऐसा कहकर जैसे ही आरुषि अपने बिस्तर की तरफ आगे बढ़ती है, अनिरुद्ध उससे पहले बिस्तर पर पहुंचता है और कंबल को उठाकर गुस्से से जमीन पर फेंकता है। अनिरुद्ध का यह एग्रेसिव बिहेवियर देखकर आरुषि डरकर चौंक जाती है और वह एक कदम पीछे हटकर कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? ये सब हरकतें करना बंद करो अनिरुद्ध। मैंने कहा ना कि मुझे अभी बात नहीं करनी है, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने के लिए जाना है, प्लीज कभी तो मेरी बात मान लिया करो। आरुषि कंबल को उठाकर बेड पर जैसे ही रखती है, अनिरुद्ध उसका हाथ पकड़कर कहता है, तुम्हें नींद आ रही है, ठीक है, तो अब मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा, हम सुबह बात करेंगे, चलो अभी सो जाते हैं, चलो चलते हैं हमारे कमरे में। आरुषि कंफ्यूज, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है क्या कि हम अभी एक साथ नहीं सो सकते? कल की बात कुछ और थी, लेकिन ऐसे घर में नहीं, अभी दिन पूरे नहीं हुए हैं। और आरुषि अपनी बात खत्म करते उससे पहले अनिरुद्ध उसे टोकते हुए गुस्से से देखते हुए कहता है, और अगर हम साथ में सो गए तो क्या हो जाएगा? हमारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाएगी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब से यह बात पता चली है उसके बाद हम कई बार एक साथ सो चुके हैं, लेकिन कोई मुसीबत नहीं आई है। मुझे तो लगता है कि वह बाबा था, उसने झूठी कहानी सुनाई है, या फिर वह बाबा ही झूठा था। अनिरुद्ध सस्पाइसियस नजरों से आरुषि को देख रहा होता है। आरुषि पैनिक हो जाती है, अनिरुद्ध से पीछे हटने की कोशिश करते हुए कहती है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वह बाबा झूठ तो नहीं लग रहे थे, और कुछ ना कुछ मतलब होता ही। अनिरुद्ध, तुम इन पर विश्वास नहीं करते, इसलिए तुम नहीं समझोगे, तुम जाकर अपने कमरे में सो जाओ। अनिरुद्ध के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है, जिसे देखकर आरुषि और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। अनिरुद्ध, क्या बात है आरुषि, क्या सफाई से झूठ बोलती हो? तो मैं तक नहीं पकड़ पाया, मुझे पता चल चुका है। क्यों? बाबा वाली सारी कहानी तुम्हारी बनाई हुई है, वह बाबा भी नकली था और उसकी कही हुई बात भी नकली थी, और इस खेल के पीछे जो मास्टर है वह तुम हो। आरुषि को जो डर लग रहा था वही हुआ, उसकी सच्चाई अनिरुद्ध के सामने आ गई है। आरुषि पैनिक हो गई थी, उसके पास सफाई देने के लिए कुछ भी नहीं था। अनिरुद्ध आरुषि के करीब पहुंचकर उसकी बाजू को कसकर पकड़कर गुस्से से कहता है, अब कुछ क्यों नहीं कह रही? बोलो कि जो मैं बता रहा हूँ वह झूठ है। क्या हुआ आरुषि? कुछ कहा बचा नहीं है कहने के लिए? गुस्से से बताओ आरुषि, तुमने ऐसा क्यों किया? पहले हमारे बीच में काम दूरियां थी क्या जो तुमने ये सब करने का कोशिश और की? क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों मेरी फीलिंग्स के साथ खेला? क्यों ये झूठा खेल खेल तुमने? बताओ आरुषि, बताओ, अब जवाब दो चिल्लाकर। आरुषि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सीसकते हुए वह अनिरुद्ध से कहती है, सब तुम्हारे कारण किया, तुम रीजन थे। तुम जिस तरह से मेरे साथ व्यवहार कर रहे थे, मैं तुम्हारे करीब भी आती थी तो तुम मुझसे कहते थे कि तुम्हें घुटन हो रही है, तुम चाहते थे कि मैं तुम्हारी नजरों के सामने ना आऊं, तो मुझे लगा कि शायद अब तुम मेरे करीब नहीं रहना चाहती, तुम दूर जाना चाहते हो, इसलिए तुम्हें स्पेस देने के लिए, स्वतंत्रता देने के लिए मैंने झूठ बोला, क्योंकि तुमने मजबूर किया मुझे ये करने के लिए। जब भी तुम्हारे सामने आई थी तुम बहुत बुरा व्यवहार करते थे। हाँ, मैंने गलत किया, लेकिन रीजन तुमने ही दिया था। अनिरुद्ध गुस्से से, आरुषि, अगर मुझे तुमसे दूर रहना होगा या तुम्हें अपने आप से दूर करना होगा तो मैं तुम्हें इस घर से ही दूर कर दूंगा। इतना कुछ होने के बावजूद भी तो मेरे कमरे में थी, क्योंकि उसे गुस्से के बावजूद भी मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकता था। और अगर यह झूठा था तो जब हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो रहा था कल रात ही तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? कल रात तुम चुप क्यों रही? आरुषि, क्योंकि मैं डर रही थी, मुझे तुमसे डर लग रहा था। ये सच है अनिरुद्ध कि हम बहुत करीब आ गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं तुमसे डरती हूँ। तुम्हारा अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर कब क्या कर दे मुझे नहीं पता। मैं चाहती थी तुम्हें बताना, लेकिन नहीं बता पाई। रोते हुए
हालांकि वैसे तो अनिरुद्ध को आरुषि पर गुस्सा आ रहा था जब उसे सच्चाई का पता चला, लेकिन जब आरुषि उसे यह बता रही थी कि वह दूर उसी के लिए हुई तो अनिरुद्ध को एहसास हुआ कि उसने भी उसे वक्त पर आरुषि के साथ बहुत बुरा बिहेव किया है था, और जिस तरह से आरुषि रो रही है अनिरुद्ध को अच्छा नहीं लगता। अनिरुद्ध जैसे ही आरुषि के करीब पहुंचता है उसे चुप करने के लिए आरुषि गुस्से से अनिरुद्ध को पुश करते हुए कहती है, कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझसे दूर रहो, तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। हर बार मुझे हर्ट करते हो, बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हो, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो और ही बन जाते हो। जब मर्जी है गुस्सा कर लिया, जब मर्जी है कुछ भी बोल दिया, जब मर्जी आए करीब आ गए और जब मर जाए दूर चले गए। सब कुछ तुम्हारी मर्जी से क्यों होगा? अनिरुद्ध फिर से आरुषि के करीब आकर उसके हाथ को पकड़कर कहता है, मैं समझ गया आरुषि, मैं सब समझ गया। मुझे एहसास हो रहा है कि मुझसे दूर जाने का कारण मैं ही तुम्हें दिया था। जिस तरह से मैं तुम्हारे साथ बिहेव कर रहा था, तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मैं माफी मांगता हूँ। आरुषि अपने आंसुओं को पहुंचते हुए कहती है, ठीक है, कर दिया मैंने तुम्हें माफ, अब जाओ और अपनी पार्टी एंजॉय करो। अनिरुद्ध आरुषि के चेहरे को पकड़कर प्यार से कहता है, आरुषि, और मैं माफी मांग तो ली, गुस्सा तो मैं था, पर तुम क्यों इतनी भड़क रही हो? ठीक है, जो हुआ सो हो गया, अब बात खत्म करो। तुम अभी भी इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? अनिरुद्ध के जवाब पर आरुषि एग्रेसिवली अनिरुद्ध की कॉलर पकड़कर एग्रेसिवली कहती है, मैं अभी भी गुस्सा इसलिए हूँ क्योंकि तुम कारण हो। तुम मुझे कभी नहीं समझते, मेरी फीलिंग को नहीं समझते। तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है। तुमसे बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन तुम्हें मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भी तुमने मुझे हर्ट किया। अनिरुद्ध कंफ्यूज, आरुषि, मैं माफी मांग तो ली, का तो दिया कि ठीक है, मैं समझ गया हूँ कि तुम मेरे कारण दूर हुई थी, और क्या हट कर दिया तुम्हें? आरुषि अनिरुद्ध के कॉलर को एकदम से छोड़ते हुए अनिरुद्ध सभी नजरें फिर कर कहती है, यही तो प्रॉब्लम है कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम जो अनिरुद्ध, तुम अभी जाओ। अनिरुद्ध पहले तो कुछ देर शांत खड़ा रहता है और उसके बाद में वह अपने कदम पीछे करने लगता है। आरुषि जैसे ही फील करती है कि अनिरुद्ध सच में जा रहा है, आरुषि एकदम से मूर्ती है। अनिरुद्ध अपनी जगह पर ही खड़ा था, उसने सिर्फ अपने कदम पीछे चला की और फिर वापस अपनी जगह पर आ गया था। वह आरुषि के रिएक्शन को देखना चाहता था, जो चाहता था उसे वह मिल गया था। अनिरुद्ध आरुषि के करीब आता है और उसके चेहरे को पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए धीमे से कहता है, आखिर क्या बात है आरुषि, अचानक तुम इतनी हट क्यों हो? तुम बोल रही हो कि मैं चले जाऊं, लेकिन चाहती नहीं हूं, क्या हुआ है तुम्हें? आरुषि को अनिरुद्ध से प्यार हो गया है और वह ये बातों से बताना चाहती थी, लेकिन अभी जो सिचुएशन हुई थी और जिस तरह से अनिरुद्ध ने नैना को इम्पोर्टेंस दे उसे वह बहुत ज्यादा हट हो गई थी। इसलिए आरुषि अपने चेहरे से अनिरुद्ध का हाथ हटाते हुए कहती है, कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अनिरुद्ध, लग तो नहीं रही। बताओ आरुषि, कुछ कहो तो सही, क्या हट हुआ है तुम्हें? आरुषि आंखों में आंसू, तुमने नैना को स्पेशल थैंक यू क्यों कहा? और मुझसे गुस्सा हो रही थी और अपने बाकी दोस्तों नैना के साथ डांस कर रहे थे। अनिरुद्ध, बस इतनी सी बात। आरुषि हर बस अपनी सेक्रेटरी को थैंक यू कहता है, ये रिवाज है। मैं अकेला नहीं हूँ जिसने पहली बार कहा है, और डांस की बात तो मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे बाकी के दोस्त आ गए और मैं सिर्फ नैना के साथ डांस नहीं कर रहा था, मैं बाकी दोस्तों के साथ डांस कर रहा था। सिर्फ लेना हो तो मैं मना कर देता, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें पसंद नहीं आएगा। आरुषि गुस्से से, मतलब मुझे पसंद नहीं आएगा इसलिए तुमने उसके साथ डांस नहीं किया? अगर मुझे प्रॉब्लम नहीं होती तो तुम कर लेते, मतलब तुम्हें उसके साथ डांस करना पसंद है क्योंकि मैं वहां थी इसलिए तुम नहीं कर पाए। अफसोस हो रहा है तो ठीक है, आइंदा मैं पार्टी में नहीं आऊंगी। मैं तो पहले ही मना कर रही थी, तुम ही जबरदस्ती रोक रहे थे। अनिरुद्ध हैरान रह जाता है कि अचानक से आरुषि को क्या हो गया है। उसने तो एक जवाब दिया था जिससे उसे लगा था कि आरुषि मान जाएगी, लेकिन वह तो और भी ज्यादा भड़क गई। अनिरुद्ध, आरुषि की तुम क्या बोल रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें क्या बोले जा रही हो? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? आरुषि आंखों में आंसू, तुम नहीं समझोगे, तुम मेरी फीलिंग्स नहीं समझोगे, तुम जाओ यहाँ से। अनिरुद्ध एग्रेसिव आरुषि का हाथ पकड़कर कहता है, नहीं जाऊंगा, बताओ अपनी फीलिंग, क्या नहीं समझूंगा मैं? और अचानक से क्या हो गया?
आखिरकार आरुषि के चुप्पी का बांध टूट पड़ता है। जो फीलिंग्स वह काफी वक्त से छुपा रही थी उसके मुंह पर आ ही जाती है और वह अनिरुद्ध की कॉलर को पकड़कर उसे अपने करीब करते हुए कहती है, मुझे प्यार हो गया तुमसे, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए मुझे नहीं पसंद आता तुम्हारा किसी और दूसरे लड़की के करीब जाना। मुझे जलन होती है जब मैं तुम्हारे करीब होती है। मुझे नहीं पता कि मेरी फीलिंग कितनी सही है और कितनी नहीं, बस इतना जानती हूँ कि तुम्हें किसी और लड़की के करीब नहीं देख सकती। मुझे सीने में एक आग सी जलती है। आरुषि जैसे ही अनिरुद्ध से कन्फेस करती है कि मुझे प्यार करती है, अनिरुद्ध को पहले तो यकीन ही नहीं होता। उसके लिए तो वक्त जैसे रुक गया था। जिस लड़की से वह प्यार करने लगा था उस लड़की को भी उससे प्यार हो गया कि उसके लिए यकीन करना आसान नहीं था। अनिरुद्ध की आंखों में नमी आ गई थी। वह इमोशनल हो गया था, लेकिन आरुषि को ऐसा लग रहा था कि अनिरुद्ध आरुषि पर अपना हक तो बहुत जताता है, लेकिन शायद उसके लिए वह फीलिंग नहीं रखता जो आरुषि उसके लिए रखने लगी है। आरुषि अनिरुद्ध की कॉलर छोड़कर उसे पुश कर रोते हुए कहती है, यह मेरी फीलिंग जिसे तुम नहीं समझ रहे हो। मुझे नहीं पता कब और कैसे, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए मुझे हर्ट होता है जब मैं देखती हूँ कि तुम किसी दूसरी लड़की को इम्पोर्टेंस देते हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, तुम मेरे लिए पजेसिव हो क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी, तुम्हें मेरी चिंता होती है क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, लेकिन तुम्हारे दिल में वह प्यार नहीं है जो मेरे दिल में है तुम्हारे लिए। अगर मेरी जगह तुम्हारी कोई और पत्नी होती तो तुम उसके लिए ऐसा ही फील करते, ऐसे ही वजह से होते हैं, ऐसे ही गुस्सा करते, लेकिन तुम्हारे दिल में वह प्यार नहीं है। तुम मुझे पाना चाहते हो, एक पति जब पत्नी से चाहता है उसे रूप में, लेकिन वह इमोशन बोन्ड, इमोशनली अटैचमेंट, प्यार करते वक्त एक दूसरे की आत्मा से जुड़ना, वह फील नहीं करते तुम। अनिरुद्ध को तो आरुषि से पहले ही प्यार हो गया था, लेकिन आरुषि गलत समझ रही थी। अनिरुद्ध जैसे ही अपने दिल की बात आरुषि को बताने के लिए आगे बढ़ता है, तभी आरुषि अलमारी खोलकर उसमें रखा डेकोरेशन का सामान निकालकर अनिरुद्ध के सामने गुस्से से जमीन पर पटकते हुए कहती है, ये दिखाई दे रहा है तुम्हें, ये कैंडल्स, फ्लावर्स, ये सब मैं लेकर आई थी। मैंने सोचा था कि तुम्हें कन्फेस करूंगी, हमारे बीच की दूरी से खत्म करूंगी, शायद तुम्हारे दिल में भी यही फीलिंग है, लेकिन आज जो मैंने देखा, एहसास किया, वह यही है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स नहीं है। अनिरुद्ध की नज़र उन सामान पर जाती है और उसे याद आता है कि आरुषि आज सुबह किस बारे में बात कर रही थी, अपनी फीलिंग्स के बारे में बात कर रही थी। अनिरुद्ध, तो तुम सुबह मुझे इस बारे में हिंट दे रही थी क्या आज तुम मुझे? आरुषि, हाँ, कल रात जिस तरह से हम करीब आकर दूर हो गए, मुझे एहसास हुआ क्या वक्त आ गया है अपनी फीलिंग्स का इजहार करने का, इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि आज की रात जब तुम ऑफिस से आओगी तो तुम्हें सरप्राइज दूंगी, तुम्हें अपने प्यार का इजहार करूंगी और एक दूसरे को हम पति पत्नी के रूप में पालेंगे। लेकिन आज जो पार्टी में देखा और जो तुम्हारा गुस्सा दिखा, उसके बाद एक बात तो साफ हो गई, क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ सिर्फ इसलिए तुम हक जताते हो। कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए हक होता है, वह प्यार का हक होता है, वह नहीं है शायद वह तुम किसी और लड़की के लिए फील करते हो, शायद नैना के लिए। एपिसोड 92, दो जिस्म हुए एक। आरुषि ने तो अपने प्यार का इजहार कर दिया था, वह अपने दिल की फीलिंग्स को और नहीं कंट्रोल कर पाए। इमोशनल होकर उसने अनिरुद्ध के सामने बोल ही दिया कि वह से प्यार करने लगी है और उसे नहीं पसंद अगर कोई दूसरी लड़की अनिरुद्ध के करीब जाए या अनिरुद्ध उसे दूसरी लड़की को इम्पोर्टेंस दे। लेकिन आरुषि ने ये भी बता दिया था कि उसे लगता है कि अनिरुद्ध को आरुषि से कोई प्यार नहीं है, वह हक जताता है क्योंकि उसकी पत्नी है। वह इमोशनल फीलिंग जो आरुषि अटैच हो गई है, वह अनिरुद्ध अटैच नहीं हुआ है। और जब आरुषि यह कहती है कि शायद अनिरुद्ध उससे ज्यादा नैना के करीब है, वह उसके लिए कुछ फील करता है, जिसे सुनकर अनिरुद्ध गुस्सा हो जाता है और वह आरुषि का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ मोड़ कर एग्रेसिव टोन में कहता है, क्या कहा तुमने कि मुझे नैना पसंद है? आरुषि, घबराते हुए, बिल्कुल सही सुना तुमने, मुझे यही लगता है क्योंकि जब देखो वह कुछ ज्यादा ही करीब रहती है। तुम ऑफिस में उसके साथ 12-12 घंटे बिताती हो, 7 सालों से साथ हो और उसे तुम्हारी लाइफ के बारे में सब कुछ पता होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम्हें याद है जब तुम नशे की हालत में मैं तुम्हें घर लेकर आई थी तो अगले दिन तुमने मुझे ही डांट लगाई थी सिर्फ नैना के लिए, और आज भी पार्टी में वह कैसे दौड़ती हुई तुम्हें हक कर रही थी। क्या इतनी बातें कही नहीं है यह एहसास दिलाने के लिए? और
आरुषि अपनी आगे की बात कहती तभी अनिरुद्ध आरुषि को एग्रेसिवली होठों को चूमने लगता है। अनिरुद्ध किसी को ब्रेक करते हुए कहता है, आज ये बात पहले और आखिरी बार बोल रहा हूँ, आइंदा नहीं दोहराऊंगा और तुम भी फिर ऐसा नहीं सोचोगी। मेरे दिल में नैना के लिए कभी कुछ नहीं था, नहीं है और नहीं होगा। वह मेरी सेक्रेटरी है, एक दोस्त है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और वह बेशक 7 सालों से मेरी जिंदगी में है, लेकिन तुम्हारी जगह कोई भी नहीं ले सकता, कोई भी नहीं। तुम मेरी जिंदगी में कितनी इम्पोर्टेंस रखती हो कि तुम्हें एहसास नहीं है, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि आरुषि अनिरुद्ध की है और अनिरुद्ध की जिंदगी में आरुषि के अलावा कोई दूसरा नहीं है। आरुषि, लेकिन आरुषि कुछ कहती तभी अनिरुद्ध आरुषि के होठों पर उंगली रखकर कहता है, अब तुम मेरी बात सुनोगे और जब तक मैं नहीं कहता तब तक नहीं बोलोगी। आरुषि, आई लव यू, आई लव यू। आरुषि शॉक्ड, अनिरुद्ध, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और कितना करता हूँ यह मैं बात नहीं सकता, और मुझे ही प्यार तुमसे बहुत पहले हो गया था, जब तो तुम्हें भी मुझसे प्यार नहीं हुआ था, तुम मुझसे नफरत करती थी। मुझे तुमसे प्यार शादी की पहली रात को हो गया था। ये सच है कि यह शादी मैंने बदले में की थी, लेकिन शादी की पहली रात में जब मैं तुम्हारे करीब आए उसे वक्त तुम्हारे चेहरे में मैं ऐसा खो गया कि मुझे पता ही नहीं चला कब मुझे तुमसे प्यार हो गया। लेकिन शादी की पहली रात थी, वो रात थी जब मैं किसी लड़की को देखकर कुछ और नहीं देख पाया। तुम्हारे आने के बाद मेरी जिंदगी में एक बदलाव आया है, और ऐसा बदलाव जो कोई और नहीं ला सकता। आरुषि, मुझे भी प्यार है तुमसे, बहुत ज्यादा प्यार, और वह प्यार ही था जिसके कारण मैं तुम्हें कभी किसी दूसरे लड़के के साथ नहीं देख पाता था। तुम्हारे दिल में किसी और के लिए मोहब्बत नहीं देख सकता था। तुम्हें नहीं पता आरुषि, मेरे सीने में क्या आग लगती थी जब कोई दूसरा लड़का सिर्फ तुम्हारे करीब आता था। मुझे तुमसे बेइंतहा मोहब्बत है, ऐसी मोहब्बत इसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। सबसे ज्यादा दर्द मुझे तब हुआ जब मैं तुम्हें सुशांत के साथ देखा, लेकिन उसके बावजूद भी मैं तुमसे अपने आप को जुदा नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे कुछ भी छिन जाए मैं सह लूंगा, पर मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। तुम मेरे दिल की धड़कन बढ़ चुकी आरुषि, अगर तुम चली गई ना तो फिर मैं मर जाऊंगा, मेरा कोई वजूद नहीं बचेगा। तुम इतनी खास हो मेरी जिंदगी में। अनिरुद्ध के कन्फेशन सुनते ही आरुषि की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह उसके सीने से लग जाती है। उसे एहसास नहीं हो रहा था कि जिससे वह मोहब्बत करने लगी है, पर अनिरुद्ध भी उससे कितनी मोहब्बत करता है, और वह भी बहुत पहले से। आरुषि और अनिरुद्ध के बीच में काफी लंबे वक्त का प्यार का इजहार होता है, जहां पर वह अपने दोनों एक दूसरे के साथ कई फीलिंग शेयर करते हैं। तारांकन, अनिरुद्ध और आरुषि एक दूसरे से बाहों में चिपक कर बिस्तर पर लेटे हुए अपने दिल की भावनाओं को बता रहे होते हैं। आरुषि कुछ बता रही होती है कि तभी अनिरुद्ध घड़ी की तरफ देखकर कहता है, अभी तक सिर्फ एक ही वजह है, मतलब हमारे पास वक्त है। अनिरुद्ध की बात सुनकर आरुषि एकदम से उसकी बाहों से उठकर घबराते हुए कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? अनिरुद्ध उठकर आरुषि के हाथ को पकड़कर उसे अपने करीब करते हुए फ्लर्टी टोन में कहता है, रात के 1 बजे बज रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है क्या मतलब होगा मेरा? आरुषि कुछ कह नहीं पाती, लेकिन उसके चेहरे पर ब्लश आ जाता है, जिसे देखकर अनिरुद्ध कहता है, हाँ वही जो तुम सोचकर शर्मा रही हो, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। और वैसे भी आज रात तो ये सब कुछ होने ही वाला था ना, वहाँ बीच में एक छोटा सा झगड़ा हो गया जिसके कारण हमारा कुछ टाइम बिगड़ गया, तो चलो आज रात ही हमें दूसरे से अपने प्यार की शुरुआत करते हैं। आरुषि, लेकिन अनिरुद्ध, मैं तो प्लानिंग करने के लिए सोचा था, मैं चाहती थी कि हमारी पहली रात बिल्कुल वैसी हो जैसे शादी वाली रात होती है। अनिरुद्ध, हाँ तो बिल्कुल वैसे ही होगी, तुम जाकर वॉशरूम में अपने कपड़े चेंज करके आओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। चलो जाओ अब और इंतजार मत करो, वैसे भी इस दिन का शायद हम दोनों नहीं बहुत इंतजार किया है, आज मौका भी अच्छा है। आरुषि नर्वस हो जाती है, वैसे तो उसने सोचा था कि आज की रात अनिरुद्ध और उसके बीच की दूरियां खत्म कर देंगे, लेकिन अब वह पल आ गया था तो वह काफी पैनिक हो रही थी। अनिरुद्ध आरुषि के करीब आकर उसके जुल्फों को छेड़ते हुए कहता है, मेरी मदद चाहिए, चलो मैं भी वश करना चाहता हूँ और तुम्हारी ड्रेस बदलने में मदद कर देता हूँ। आरुषि मुस्कुराती है और अनिरुद्ध को पुश करते हुए कहती है, जा रही हूँ। कुछ देर बाद अनिरुद्ध ने गुलाब के फूलों और फूलों की पत्तियों से पूरा कमरा सजा दिया था, हर तरफ मोमबत्ती का उजाला था और कमरे की लाइट बंद कर दी थी। पूरा कमरा मोमबत्ती की उजालों से और गुलाब के फूलों की खुशबू से महक रहा था।
अनिरुद्ध को बेसब्री से आरुषि के आने का इंतजार था। वहीं आरुषि वॉशरूम के अंदर अपने सीने पर हाथ रखकर एक गहरी सांस लेकर कहती है, ओके आरुषि, ये दिन तो आना ही था। हर लड़की की जिंदगी में आता है जब उसकी शादी हो जाती है, और वैसे भी वह पति है मेरा, और यह पति पत्नी के बीच में नॉर्मल है। आई नो कि थोड़ा सा डर लग रहा है, लेकिन सब सही हो जाएगा। चल एक और गहरी सांस ले हैं और फिर चलती हूँ। शीशे में खुद की ड्रेस को देखती है, तभी दरवाजे पर नोक होता है। आरुषि, और कितना वक्त लगाओगी, जल्दी आओ। आरुषि पैनिक होते हुए, हाँ आ रही हूँ। आरुषि अपने पूरे शरीर पर परफ्यूम से महकती है और उसके बाद एक गहरी सांस लेकर वॉशरूम के दरवाजे तक पहुंचती है। आरुषि अपने माँ के अंदर 123 गिनती है और वह दरवाजा खोल देती है। सामने अनिरुद्ध खड़ा था, उसके हाथ में जलती हुई माचिस की तिल्ली थी। आरुषि को देखकर अनिरुद्ध मंत्रमुग्ध हो जाता है, वह बस उसे देखा ही रह जाता है। आरुषि ने व्हाइट कलर की जो काफी शाइन कर रही थी, काफी रिवीलिंग ड्रेस पहनी थी, जिसमें उसके बॉडी की शॉप बहुत अच्छे से दिखाई दे रही थी। वह ड्रेस पीछे से बैकलेस थी और आगे से मैं आरुषि की क्लीवेज अच्छे से शो हो रही थी। एक तरफ से ड्रेस कटी हुई थी जिसमें आरुषि की लॉन्ग एंड ब्यूटीफुल लग शो हो रहे थे। आरुषि ने बालों का जुड़ा बना रखा था और उसने काफी अच्छा मेकअप कर रखा था। आरुषि का वह बोल्ड लुक देखकर अनिरुद्ध सांस लेना ही भूल गया था और उसे पता नहीं चला कि कब माचिस की जलती हुई तिल्ली खत्म हो गई और एकदम से उसकी उंगली में आग की जलन फील होती है और अनिरुद्ध अपने होश में आता है। आरुषि के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। अनिरुद्ध बची हुई तिल्ली को नीचे फेंकता है और वह आरुषि को सेडिक्टिव नजरों से देखते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ता है। अनिरुद्ध को अपने करीब आते हुए देखकर आरुषि नर्वस हो जाती है और मैं अपने दोनों हाथों को पकड़ लेती है। उसकी सांसें तेज होने लगी थी, उसका चेहरा लाल हो गया था और अनिरुद्ध को अपने करीब आते हुए देखकर वह अपने कदम पीछे करने लगी थी। कदम पीछे चलते चलते आरुषि दीवार से सट जाती है और अनिरुद्ध आरुषि के करीब पहुंचता है। अनिरुद्ध धीरे से आरुषि के कमर पर हाथ रखकर उसकी आंखों में सेडिक्टिवली देखते हुए कहता है, तुम आज बहुत ही ज्यादा हॉट लग रही हो। मुझे लगा नहीं था कि साड़ी पहनने वाले आरुषि ऐसे भी लग सकती है। तुम्हें हर रात हो इस तरह के कपड़े पहने होंगे, साड़ी कमरे के बाहर, कमरे के अंदर सिर्फ इस तरह के कपड़े। आरुषि नर्वस, वैसे सच बताओ मैं अच्छी लग रही हूं ना? अनिरुद्ध सेडिक्टिव टोन, सिर्फ अच्छी नहीं, बहुत ज्यादा अच्छी, इतनी कि मैं नजर नहीं हटा पा रहा। अनिरुद्ध आरुषि की गर्दन पर धीरे से उंगलियां फिरता है। अनिरुद्ध के सेंसुअस टच से आरुषि अपनी आंखें बंद कर लेती है और अनिरुद्ध आरुषि के करीब आकर उसके गर्दन को चूमने लगता है। गर्दन पर चमन के बाद अनिरुद्ध आरुषि से कहता है, आरुषि दीवार की तरफ मुड़ जाओ। अनिरुद्ध के कहने पर आरुषि अपना फेस दीवार की तरफ कर लेती है और अनिरुद्ध आरुषि के उसे गाउन की डोरियों को उसके शोल्डर से गिरा देता है, जिसके कारण उसके गाउन का ऊपर का पार्ट उसके चेस्ट एरिया से नीचे गिर जाता है और अनिरुद्ध आरुषि के हाथ को पकड़कर ऊपर करता है और उसे अपने हाथ को फोल्ड करके उसके पूरे बैक को चूमने लगता है। अनिरुद्ध फिर से आरुषि को अपनी तरफ मुड़ता है और वह उसके होठों को चूमने लगता है। अनिरुद्ध आरुषि पर डोमिनेंट हो रहा था और आरुषि उसे होने दे रही थी। एक पैशनेट किस के बाद अनिरुद्ध आरुषि को अपनी बाहों में उठाता है और उसे बेड पर लेकर जाता है। अनिरुद्ध आरुषि को बेड पर सुलाता है और उस होठों को चूमने लगता है और आरुषि भी अनिरुद्ध को चूमने लगती है। धीरे धीरे अनिरुद्ध आरुषि के चेस्ट को चूमने लगता है जो ढका हुआ नहीं था। अनिरुद्ध आरुषि को चूमे जा रहा था और आरुषि के हाथ अनिरुद्ध के पूरे बैक पर घूम रहे थे। उसके वह सेंसुअल किस उसे को मदहोश कर रही थी। आरुषि एकदम से खड़ी होती है और वह अनिरुद्ध को उठाकर उसके शर्ट के बटन को खोलना लगती है। अनिरुद्ध भी जल्दी जल्दी अपनी शर्ट के बटन खोलकर शर्ट को फेंक देता है और उसके बाद आरुषि अनिरुद्ध के सीने को चूमने लगती है। उसके अगले ही पल अनिरुद्ध आरुषि को एग्रेसिवली बेड पर गिराता है और उसके ऊपर आकर एग्रेसिवली उसके शरीर को चूमने लगता है। फिर से वह एक दूसरे के होठों को चूमने लगते हैं। धीरे धीरे अनिरुद्ध आरुषि के शरीर से गाउन को उतार देता है और उसके बाद वह उसके पेट को चूमने लगता है। अनिरुद्ध की उन पैशनेट के किस आरुषि की आहें निकलने लगती है, वह मोर्निंग करने लगती हैं और आरुषि की मोर्निंग साउंड अनिरुद्ध को और ज्यादा एक्साइटेड करता है।
अनिरुद्ध और आरुषि पूरी तरह से लॉस्ट हो गए थे उस फीलिंग में, और वह दोनों उस पॉइंट पर आ गए थे जहां उनके बीच में किसी तरह की कोई शर्म नहीं थी। धीरे धीरे वो और भी ज्यादा पैशनेट होती जाते हैं। धीरे धीरे अनिरुद्ध आरुषि के शरीर से पूरे कपड़े निकाल देता है और कुछ ही देर में वह दोनों एक दूसरे के साथ बिना कपड़ों के होते हैं। अनिरुद्ध और आरुषि एक दूसरे की आंख में देख रहे होते हैं। अनिरुद्ध, आरुषि, अब हमारे बीच में कोई भी दूरी नहीं है, क्या तुम तैयार हो? आरुषि अपना चेहरा हल्का सा ऊपर उठती है। अनिरुद्ध उसके चेहरे के करीब आता है। आरुषि अनिरुद्ध की होठों को चूमती है और उसके बाद वो धीमी में आवाज में कहती है, मैं तैयार, आज की रात सबसे यादगार रात होनी चाहिए, ये हमारी मिलन की रात है। अनिरुद्ध, बिल्कुल आरुषि, यह रात सबसे ज्यादा स्पेशल होगी। आई डोंट नो इसे हिंदी में कैसे लिखूं, जो कि मेरे लिए बहुत ऑकवर्ड है, इसलिए मैं इसे इंग्लिश में लिख रही हूँ। As soon as he said his words, Anirudh's hand goes to Arushi's lower part, and at this time Arushi sighs and starts moaning. And the very next moment Anirudh enters Arushi and sexual activity starts between them. Both were very passionate and a little aggressive. Fire, 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 fire. अनिरुद्ध और आरुषि ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर दिया और आज उनके बीच में पति पत्नी वाला वह रिश्ता भी बन गया, लेकिन अभी उनके रिश्ते में चैलेंज काम नहीं हुए हैं। अनिरुद्ध और आरुषि की जिंदगी में आगे क्या क्या होता है जानने के लिए पढ़ते रहिए। प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपको चैप्टर कैसा लग रहा है ये लिखकर बताएं। एपिसोड 93, अनिरुद्ध कर रहा है आरुषि को टीज। कुछ 1 घंटे की नींद के बाद आरुषि की आंख खुलती है। उसे उठने में मुश्किल होती है क्योंकि अनिरुद्ध ने अपनी बाहों में उसे कस कर जाकर रखा था, और उसे जब यह फील करती है कि वह अनिरुद्ध की बाहों में है तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है जिसमें एक सुकून होता है। आरुषि अपनी आंखें बंद करती है और वह सारे पल जो उन्होंने कुछ देर पहले बिताए थे वह उसके दिमाग में घूमने लगते हैं। कैसे प्यार का इजहार और उसके बाद एक पैशनेट लव के बारे में आरुषि सोचकर मुस्कुरा ही रही थी कि तभी अचानक से वह अपनी आंखें खोलता है और घड़ी की तरफ देखती है। घड़ी में सुबह के 5 बजे बज रहे थे। आरुषि घड़ी की तरफ देखते हुए हैरान होकर कहती है, 5 बजे बज गए, मुझे अनिरुद्ध को जागना पड़ेगा क्योंकि आधे घंटे बाद दादी उठ जाएगी और अगर उन्होंने हमें देख लिया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आरुषि बड़ी मुश्किल से अनिरुद्ध की बाहों से निकलने की कोशिश कर रही होती है, तभी अनिरुद्ध की आंख खुल जाती है और वह फिर से आरुषि को अपनी बाहों में जकड़ते हुए कहता है, आरुषि कहाँ जा रही हो, सोती रहो ना। आरुषि अपने आप को कंबल से करते हुए कहती है, अनिरुद्ध अब ये सोने का वक्त नहीं है, चलो जल्दी उठो और अपने कमरे में जाओ, सुबह के 5 बजे गए हैं, कुछ देर बाद दादी उठ जाएगी और तुम जानते हो ना अगर उन्होंने हमें देख लिया तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, चलो उठो। आरुषि अनिरुद्ध को जगाती है। आखिरकार अनिरुद्ध उठकर एक इरिटेटिंग टर्न में कहता है, कम ऑन आरुषि, दादी के उठकर यही आएंगे, पहले वह नहाएंगे, पूजा करेंगे, मंदिर जाएंगे, उनका कमरा दूसरी तरफ है, हमारा इस तरफ, सुबह के 7 बजे भी उठना ना, तभी किसी को पता नहीं चलता कि रात भर हमें साथ बिताई है। आरुषि, वह सब मैं नहीं जानती, मैं बस को रिस्क नहीं ले सकती, इसलिए उठो, जल्दी अपने कमरे में जाओ। अनिरुद्ध, आरुषि कपड़े तो पहना दो, ऐसे ही जाऊं क्या? आरुषि, हाँ ठीक है, जल्दी पहनो। अनिरुद्ध जैसे ही कंबल से निकलने लगता है आरुषि अपनी नजरें घूम लेती है। अनिरुद्ध रुक जाता है। वह आरुषि के करीब पहुंचकर उसके नेकेड बॉडी को अपनी फिर से बाहों में जकड़ते हुए कहता है, तुम ऐसे क्या शर्मा रही हो, अब तो हमारे बीच में शर्माने वाली कोई बात नहीं है, हमने दोनों को पूरी तरह से देख लिया है, हमारे बीच में शर्म करने वाली बात नहीं है, तुम देख चुकी हो मुझे, क्या 1 घंटे पहले ही तो सोए हैं, हम भूल गए क्या? आरुषि, शर्माते हुए, हाँ वो तो मैं बस ऐसे ही अपने गार्डन को सीधा कर रही थी, चलो तुम अपने कपड़े पहने और जल्दी जाओ। अनिरुद्ध, जाने से पहले लास्ट किस। इतना कहती अनिरुद्ध आरुषि के फिर से होठों को चूमने लगता है। एक लॉन्ग पैशनेट किस के बाद अनिरुद्ध आरुषि के चेहरे को पकड़कर प्यार से कहता है, आरुषि बस अब बहुत हुआ, दादी के सामने बोल देना कि तुम उसे बाबा से दोबारा मिली थी और उन्होंने कहा है कि अब हम दोनों साथ में कमरे में रह सकते हैं, तुम समझ रही हो ना? आरुषि,
हाँ मैं समझ गई, तुम चिंता मत करो, आज रात को मैं तुम्हें हमारी ही कमरे में मिलेगी। अनिरुद्ध, तैयार रहना। फ्लर्टी टोन। आरुषि मुस्कुरा जाती है और अनिरुद्ध के गले लग जाती है। तारांकन। सुबह के 9 बजे डाइनिंग टेबल एरिया पर घर के सभी सदस्य ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं कि तभी माया कहती है, भैया आप लोग पार्टी से कब आ गए, आपने तो कहा था कि आप सबसे लास्ट में जाएंगे। अनिरुद्ध और आरुषि एक दूसरे की तरफ देखते हैं। आरुषि अपनी नजरें झुका लेती है। अनिरुद्ध अपनी मुस्कुराहट को कंट्रोल करते हुए कहता है। वह अचानक से आरुषि के सिर में दर्द होने लगा था और वहां का म्यूजिक उसे परेशान कर रहा था, तो मुझे लगा कि घर चलना ही बेहतर है, इसलिए हम आ गए। दादी, इसलिए तो मैं भी नहीं रुकती, वह पार्टी का म्यूजिक मुझे भी परेशान करता है। वैसे आरुषि, तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा था, कोई दवाई वगैरह ली? अब तो नहीं हो रहा है ना? आरुषि, अरे नहीं दादी, वह बस रात को ही हो रहा था और मैं दवाई ले ली थी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अनिरुद्ध आरुषि को टीज करते हुए कहता है। हाँ बिल्कुल दादी, कल आरुषि ने मुझे रात भर नहीं सोने दिया, करीब 4 बजे 00 बजे तक मुझे जगाए रखा। अनिरुद्ध की बात कहते हैं सभी लोग अनिरुद्ध की तरफ देखने लगते हैं। आरुषि के मुंह से पानी निकल पड़ता है। अनिरुद्ध की तरफ देखकर हैरान होते हुए अपने मन में कहती है, ये पागल हो गया है क्या, किस तरह की बात कर रहा है, कैसे पता नहीं है कि इस तरह की बातें की जाती है बड़ों के सामने। अनिरुद्ध, मेरे कहने का मतलब है कि उसको बहुत दर्द हो रहा था, तो पहले मैंने उसको दवाई दी, फिर कई घंटे तक इसके सर की मसाज की बम लगाकर, और जब तक इसको राहत नहीं मिली तब तक ये खुद भी नहीं सोई और मैं भी नहीं सो पाया। करीब 4 बजे गए थे, तब जाकर आरुषि को आराम पड़ा और उसके बाद वह सोने गई और फिर मैं सोने गया। अनिरुद्ध ने बात को संभाल लिया था। सभी के चेहरे पर नॉर्मल रिएक्शन आ गए थी, लेकिन आरुषि अनिरुद्ध को गुस्से से देख रही थी। अनिरुद्ध के चेहरे पर एक टीजिंग स्माइल थी। मधु देवी, आरुषि दवाई खाकर बम लगाकर सो जाती तो भी ठीक हो जाती, क्यों फालतू में तुमने अनिरुद्ध को जगाए रखा, अब तुम्हारे कारण वह नहीं सो पाया, अब उसे ऑफिस में नींद आएगी। आरुषि कुछ नहीं कह पाती, तभी अनिरुद्ध कहता है, इट्स ओके माँ, अब ये तो पति पत्नी के बीच में नॉर्मल है ना, कभी मुझे ऐसे सर दर्द हुआ तो आरुषि भी मेरे लिए जागेगी, इनफैक्ट वह भी तो कर चुकी है ना, जब मुझे बुखार हुआ था तो कैसे रात भर जाकर उसने मेरी सेवा की थी, तो मेरा भी फर्ज बनता है उसके लिए, एक रात क्या कई रात जा सकता हूँ। आरुषि साफ समझ रही थी कि यहाँ पर सिर दर्द का मतलब क्या है। वहीं दादी अनिरुद्ध की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है, बिल्कुल सही कह रहा है, ये पति पत्नी है, फर्ज बनता है इनका। मधु तुम बीच में मत बोलो। अनिरुद्ध, मैं थोड़ी देर में ऑफिस निकलने वाला हूँ, उससे पहले मुझे कुछ काम करना है। आरुषि तुम मेरे स्टडी रूम में 1 कप कॉफी लेकर आ जाना, जाने से पहले कॉफी पी लूंगा तो नींद नहीं आएगी और फ्रेश हो जाऊंगा। आरुषि, ठीक है। तारांकन। 9:30 बजे आरुषि अनिरुद्ध के स्टडी रूम में पहुंचती है। अनिरुद्ध चेयर पर बैठा हुआ था। आरुषि के आते हैं वह अपनी फाइल बंद कर देता है और उसे गौर से देखता है। कॉफी को टेबल पर रखकर आरुषि अनिरुद्ध के पास जाकर उसके चेहरे पर हल्के से टेप करते हुए कहती है, अनिरुद्ध तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है ना, किस तरह की बातें करते हो तुम, अरे इस तरह की बातें इतनी बड़ों के बीच में की जाती है। अनिरुद्ध आरुषि की कमर में हाथ रखकर उसे अपने करीब करते हुए कहता है, आरुषि उसे रिलैक्स, वैसे भी उन सभी लोगों को पता है कि हमारे बीच में अभी कुछ नहीं हो सकता, अगर हमें एक कमरे में भी होंगे ना तभी वह यकीन नहीं करेंगे, इसलिए इतनी टेंशन मत लो, और वैसे भी मजा तो वही आता है ना जहां पर सामने वाला इंसान बेबस हो जाए, जैसे तुम आज हो गई थी। मैं तुम्हें छेड़ जा रहा था और तुम मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर पा रही थी, तुम्हारी वह चेहरे की रिएक्शन देखकर मुझे कितना मजा आ रहा था, मैं बात नहीं सकता। आरुषि, ठीक है, लेकिन आगे से इतना भी मत करना कि चीजों को संभालना मुश्किल हो जाए। ये लो तुम्हारी कॉफी रख दी है, इसे पियो और ऑफिस जाओ। अपनी कमर से अनिरुद्ध का हाथ हटाकर आरुषि जैसे ही जाने लगती है, तभी अनिरुद्ध चेयर से खड़ा होता है और वह तेजी से आरुषि की तरफ जाता है। आरुषि दरवाजे तक पहुंचती है कि तभी अनिरुद्ध आरुषि की बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ मोड़ता है और उसके दोनों कलाइयों को पकड़कर उसे दीवार से सटा देता है और उसके करीब आ जाता है। आरुषि, नर्वस अनिरुद्ध तुम हो। आरुषि अपनी बात पूरी करती अनिरुद्ध उसकी बात को बीच में काटकर उसके होठों को चूमने लगता है।
आरुषि शांत खड़ी रहती है और अनिरुद्ध उसको पैशनेटली चूमे जा रहा है। आरुषि अनिरुद्ध को रोकते हुए कहती है, अनिरुद्ध बस तुम्हें ऑफिस नहीं जाना क्या? मैं इतनी देर तक यहाँ नहीं रुक सकती, मुझे भी दादी के पास जाना है। अनिरुद्ध, नहीं, दिल कर रहा, मेरा ऑफिस जाने का मन कर रहा है कि तुम्हें यहाँ से लेकर कहीं दूर चला जाऊं और बिना किसी डिस्टरबेंस के तुम्हारे साथ जी भर के रोमांस करो। तुमसे दूर जाने का मन नहीं कर रहा है आरुषि, तुम्हारी खुशबू मुझे दीवाना कर रही है। आरुषि ब्लश, पूरे दिन रोमांस नहीं हो सकता, नाकाम भी जरूरी है, इसलिए थोड़ी सी अपनी फीलिंग पर कंट्रोल करो और ऑफिस जाओ और जल्दी आओ ताकि हम एक साथ वक्त बिता सके। अनिरुद्ध, तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी सबरी से इंतजार है। कल रात के बाद सब कुछ बदल गया आरुषि, मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में ये प्यार, यह रोमांस, ये दूसरे के लिए फीलिंग्स हमेशा ऐसी रहे। आरुषि मुस्कुराते हुए, ऐसे ही रहेंगे तो अब दूर हटो और जाकर अपनी कॉफी पियो, मैं भी चलती हूँ, और वह झूठ जो मैंने बोला है उसे भी तो बदलना है ना। अनिरुद्ध, हाँ बिल्कुल, उसे तो चेंज करो, बस आज की रात मैं नहीं ही चाहूंगा कि तुम आज दूसरे कमरे में हो और मैं इस कमरे में, और हमारे बीच में जो भी हो वह किसी तीसरे कमरे में हो। आरुषि, ठीक है, मैं समझ गई, अब मैं जाऊं। क्यूट वॉइस। अनिरुद्ध, इतने प्यार से मत बोलो वरना दिल नहीं करेगा तो हमें भेजने का, ठीक है जाओ। तारांकन। ऑफिस में अनिरुद्ध आरुषि के बारे में सोचकर मुस्कुरा रहा था कि तभी केबिन में नैना एंटर करती है। नैना, क्या बात है अनिरुद्ध, आज किसके लिए इतना मुस्कुराया जा रहा है? अनिरुद्ध, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, बताओ किस लिए आई? नैना, इस पर साइन करवाना था, हमने जो न्यूज़ साइन की है उससे रिलेटेड कुछ पेपर है, उसको हम जल्दी से जल्दी पूरा करें तो बेहतर है, अदरवाइज ऐसा ना हो कि वह किसी और के हाथ चली जाए। अनिरुद्ध पेपर पर साइन करते हुए कहता है, तुमने सही कहा, इस काम को तो फटाफट करो मिस्टर सिंघानिया, के साथ ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद है। अनिरुद्ध पेपर साइन कर देता है। साइन करने के बाद नैना पेपर को उठाकर जाने लगती है कि तभी अचानक से वह रुक जाती है। नैना वापस मुड़कर अनिरुद्ध के पास आती है और पेपर को टेबल पर रखकर उसके करीब आकर कहती है, अनिरुद्ध, तुम्हें नहीं लगता बहुत दिन हो गए हैं और हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ? मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, चलो कुछ देर के लिए एक दूसरे को खुशी दी जाए। अनिरुद्ध नैना को खुद से दूर करता है और उसके बाद वह चेयर से उठकर नैना से 2 कदम पीछे होते हुए गंभीर टोन में कहता है, नैना, आज मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, हमारे बीच में एक रिलेशन था जिसमें हम एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होते थे और वह तब तक सही था जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी, लेकिन अब मेरी शादी हो चुकी है। मैं किसी का पति हूँ, इसलिए मैं इस रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, तो मेरी अच्छी दोस्त रहोगी, मेरी सेक्रेटरी रहोगी, लेकिन उसके अलावा हमारे जो बीच में था उसे वही खत्म कर देना सही है। मैं आरुषि को चीट नहीं कर सकता और नहीं करना चाहूंगा। अनिरुद्ध की बात सुनकर नैना चौंक जाती है, उसे डर तो था कि एक दिन अनिरुद्ध और उसके बीच का ये रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा, लेकिन इतनी जल्दी शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ और अनिरुद्ध में नैना से अपना रिश्ता कट कर दिया। इस बात को नैना नहीं सहन कर पाती और वह गुस्से से कहती है, क्या कहा तुमने? क्योंकि तुम्हारी शादी हो चुकी है तो अब तुम अपनी पत्नी को धोखा नहीं देना चाहते? अनिरुद्ध, तुम किस बेवकूफ बना रहे हो खुद को? मुझे या फिर आरुषि को भूल गए? शादी के बाद भी हमारा रिश्ता था, बल्कि शादी की पहली रात थी, तुम अपनी पत्नी की बजाय मेरे पास आए थे और हमने एक साथ रात बिताई थी, और तुमने मुझसे क्या कहा था कि कुछ भी हो जाए मेरे और उसके बीच में वह कभी नहीं होगा जो तुम्हारे मेरे बीच में है। अनिरुद्ध, गुस्से से, 1 मिनट नैना, उन बातों को लाकर कुछ अलग स्टोरी मत बनाओ। शादी की रात तक मेरे दिल में आरुषि के लिए सिर्फ नफरत थी, मेरे से शादी जरूर हुई थी लेकिन मैंने उसे अपनी पत्नी नहीं मानना था, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया था, लेकिन अब मेरे दिल में आरुषि के लिए नफरत रही है, वह नफरत, वह गुस्सा, वह बदला खत्म हो चुका है। इसलिए मैं चाहूंगा कि तुम मेरे से फैसले के रिस्पेक्ट करो, उसे रात की बात को लाकर चीजों को खराब करने की कोशिश मत करो। हमारे बीच में था, 7 साल तक था, लेकिन अब वह खत्म हो चुका है और आगे नहीं। मेरी पत्नी आरुषि है, मेरे दिल में वह है और मैं किसी दूसरे लड़के के साथ रिश्ता रखकर उसे धोखा नहीं दूंगा। नैना, अच्छा, तो पत्नी आ गई तो मुझे भूल गई, और यह अचानक से इतना चेंज क्यों हुआ है? क्या तुम्हें आरुषि से प्यार हो गया? अनिरुद्ध, क्या तुम मुझसे प्यार करने लगे हो?
गुस्से में अनिरुद्ध, हाँ, मैं आरुषि से प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। मैं नहीं जानता था कि प्यार क्या होता है, कैसे होता है, क्या फीलिंग्स होते हैं, लेकिन आरुषि के बाद मुझे एहसास हुआ एक इंसान आपके लिए कितना मैटर करता है। पहले मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता था किसी के गुस्से से, किसी की नाराज, किसी की नफरत से, लेकिन आरुषि के बाद मुझे फर्क पड़ने लगा। वह मुझसे गुस्सा होती थी, मुझसे नाराज होती थी तो मेरा काम है मन नहीं लगता था, मेरा ध्यान सिर्फ आरुषि पर ही रहता था कि उसे कैसे मनाऊं, उसका गुस्सा कैसे शांत करूं, उसकी नाराजगी कैसे दूर करूं। जब मैं उसे खुश देखता हूं तो मेरे चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। जब मेरी उससे लड़ाई होती है तो मेरा पूरा दिन बिगड़ जाता था, मेरा मूड आरुषि पर डिपेंड होने लगा है, मैं उसे किसी भी हालत में नहीं खोल सकता। नैना, आंखों में आंसू, इतना प्यार करते हो उसे, कल की आई हुई लड़की से, आखिर उसने ऐसा क्या दे दिया तुम्हें, ऐसा क्या कर दिया तुम पर कि तुम उसके लिए इतने पागल हो गए हो। एपिसोड 94, ये हमारे बीच में सोएगा। नैना, आंखों में आंसू, इतना प्यार करते हो उसे, कल की आई हुई लड़की से, आखिर उसने ऐसा क्या दे दिया तुम्हें, ऐसा क्या कर दिया तुम पर कि तुम उसके लिए इतने पागल हो गए हो। अनिरुद्ध, हाँ नैना, मैं आरुषि से बहुत प्यार करता हूँ, इतना कि मैं किसी से नहीं किया, भले ही वह मेरी जिंदगी में अभी आई है, लेकिन इन कुछ दिनों में ही मुझे उससे प्यार हो गया है। मैं तुम्हें बात नहीं सकता, जब एक पूरे दिन उसने मुझसे बात नहीं की थी तो मेरे लिए वह दिन कितना मुश्किल से बीता था। जब मैं उसका चेहरा नहीं देख पाता हूँ तो मुझ पर क्या गुजरती है, मैं उससे एक सेकंड के लिए भी उसे खो नहीं सकता। कई बार तो मैं उसे ऐसे ही कॉल कर देता था सिर्फ उसकी आवाज सुनने के लिए। मुझे खुद नहीं पता था कि कब प्यार हो गया, लेकिन वह लड़की मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं उसे कोई तकलीफ नहीं देना चाहता, कोई दुख नहीं देना चाहता, मैं उसकी जिंदगी सिर्फ खुशियों से भरना चाहता हूँ। नैना, कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारे मुंह से प्यार की बातें सुनूंगी, पर अच्छा है अगर तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में वह प्यार मिल गया जिसकी शायद तुम्हें कभी उम्मीद नहीं थी। ठीक है, मेरी तरफ से भी रिश्ता खत्म होता है, आज से हम सिर्फ दोस्त और सेक्रेटरी हैं। अनिरुद्ध, मुझे अच्छा लगा कि तू मेरी बातों को जल्दी समझ गई, और मैं यही उम्मीद करूंगा कि जैसे मेरी जिंदगी में आरुषि आई है, तुम्हारी जिंदगी में भी कोई लड़का है जो तुम्हें प्यार का एहसास कराए। नैना, सबकी किस्मत ऐसी नहीं होती। अपनी बात कहकर नैना वहां से चली जाती है। केबिन में पहुंचते ही नैना गुस्से से पेपर को टेबल पर रखते हुए कहती है, तो आज उसने एडमिट कर ही लिया कि उसे उसे आरुषि से प्यार हो गया है। वह 2 कौड़ी की लड़की उसे कैसे पसंद आ गई, आखिर उसने मेरे अनिरुद्ध पर ऐसा कौन सा काला जादू किया है जो अनिरुद्ध इतना बड़ा माफिया उसे 21 साल की लड़की के प्यार में पड़ गया, और वह भी ऐसी पागलों की तरह। तारांकन, रात के 9 बजे अनिरुद्ध वक्त से पहले घर पहुंचता है। आरुषि के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था कि फाइनली आज से वह और आरुषि एक साथ एक कमरे में रहेंगे। उन्हें मिलने के लिए, एक दूसरे से प्यार करने के लिए किसी रोक टोक या चुप चुप कर नहीं करना पड़ेगा। अनिरुद्ध हाल में एंटर ही करता है कि तभी वह देखता है कि उसके घर पर कुछ मेहमान आए हुए हैं। दादी अनिरुद्ध की तरफ इशारा करते हुए कहती है, ये देखिए, ये रहा आपका पोता। अनिरुद्ध, क्या बात है, तू इतना जल्दी आ गया, वैसे अच्छा किया कांची काकी आई है, मेरी चचेरी बहन जानता है ना। अनिरुद्ध कांची कई के पैर छूते हुए कहता है, नमस्ते काकी। दादी, मैं जानता हूँ, मुझे अभी भी याद है कि छुट्टियों के वक्त पर आप मुझे अपनी बहनों के घर घुमा कर लाया करती थी और वहाँ मैं बहुत खेलता था उन बाकी बच्चों के साथ, वैसे अनुभव कैसा है। कांची कई का पोता जो कि अनिरुद्ध की उम्र का है। दादी, देखा, कहा था ना मैंने, इसे सब कुछ याद होगा। ये कह रही थी कि अनिरुद्ध भूल चुका होगा, वैसे ये थोड़ी नाराज भी है, कह रही है कि अनिरुद्ध ने शादी कर ली और हमें इतनी लेट खबर मिली। अनिरुद्ध, हिचकी चाहते हुए, माफ करना कई, सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हुआ कि कार पहुंचना मुश्किल था, और आपको जानती है ना कि मेरे पास वैसे इतना वक्त नहीं होता और मैं शादी में इतने दिन नहीं दे सकता था, लेकिन हम एक अच्छी सी पार्टी रखेंगे जहां पर मैं सबको बुलाऊंगा। कांची काकी, अरे शादी की पार्टी अब रहने दे, शादी हो गई अच्छी बात है, अब तो तू बच्चे होने का उत्सव कर देना। जल्दी से खबर सुना दे कि मेरी बहन भी पर दादी बन चुकी है, जैसे कि मैं बन गई हूँ। अनुभव का बेटा आयुष 5 साल का हो गया है, पता है तुझे।
बच्चों का नाम सुनकर अनिरुद्ध शर्मा जाता है। अनिरुद्ध की शर्मा है देखकर मधु देवी और माया भी मुस्कुरा जाती है, क्योंकि उन्होंने पहले अनिरुद्ध को ऐसे कभी शर्माते हुए नहीं देखा था। माया मधु देवी के कान में धीरे से बोलती है, माँ देखा आपने, भाई शर्मा रही है बच्चे का नाम सुनकर। मधु देवी, हाँ देख रही हूँ, वैसे सच बताओ तो मेरा बेटा मुस्कुराते हुए अच्छा लग रहा है। कांची काकी, अरे ये तो शर्मा गया, ऐसे शर्माने से काम नहीं चलेगा, आप ज्यादा वक्त मत ले और जल्दी से खबर सुना दे हमें भी। अनिरुद्ध कुछ नहीं बोल पाता। दादी और कंचिका के खिलखिलाकर हंस पड़ती है। अनिरुद्ध अपनी नजर घूमता है और वह देखता है कि घर के सभी सदस्य नजर आ रहे हैं, सिर्फ आरुषि नहीं दिखाई दे रही। अनिरुद्ध, आरुषि कहाँ है, वह नजर नहीं आ रही। दादी, अरे वह तो आयुष के साथ है कमरे में, कांची कई का पोता पता है, आते ही वह आरुषि से घुल मिल गया और आरुषि भी उसका ऐसा ख्याल रख रही है जैसे उसकी माँ हो। घंटे से वह दोनों एक दूसरे के साथ है, कमरे में ही है। अनुभव का बच्चा कितना बड़ा हो गया, जब देखा था तब तो बस पैदा ही हुआ था, कुछ 2-3 दिन का। अनिरुद्ध, अच्छा मैं मिल लेता हूँ, आप लोग बातें कीजिए। अनिरुद्ध जैसे ही कमरे में एंटर करता है वह हैरान रह जाता है, देखता है कि कमरे का हाल बेहाल हो रखा है, जमीन पर अखबार किताबें सामान पड़ा हुआ है। और तभी उसकी नजर जाती है आरुषि और आयुष पर। आयुष आगे भाग रहा है और आरुषि उसके पीछे पीछे भाग रही है। कुछ सेकंड तो अनिरुद्ध को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसा रिएक्ट करे। अनिरुद्ध तेज चिल्लाकर कहता है, ये क्या हो रहा है। अनिरुद्ध की आवाज से आरुषि और आयुष का ध्यान अनिरुद्ध की तरफ जाता है। अनिरुद्ध की पर्सनैलिटी देखकर आयुष डर जाता है और वह दौड़कर आरुषि के पास जाता है और उससे लिपट जाता है। अनिरुद्ध आरुषि के पास पहुंचकर कमरे का हाल देखते हुए कहता है, यह क्या हो रहा है और तुम्हें क्या कर रही हो। आरुषि, अनिरुद्ध थोड़ा धीरे बोलो ना, देखो तुम्हारी तेज आवाज और चेहरे के एक्सप्रेशन के कारण आयुष घबरा गया, देखो उसे कैसे मुझसे लिपट गया। तो मैं थोड़ा ठीक से बोलना चाहिए, 5 साल का बच्चा है वह, क्या तुम जानते नहीं यह आयुष है तुम्हारी जो कांची कई है ना, दादी की बहन, उनका पर पोता है ये। अनिरुद्ध, ओह थैंक यू आरुषि, मेरे परिवार का इंट्रोडक्शन मुझे ही देने के लिए। मुझे पता है यह आयुष है, दादी ने बताया था मुझे, मैं पूछ रहा हूँ कि कमरे का क्या हाल कर रखा है। आरुषि, अच्छा यह एक्चुअली आयुष बोर होने लगा था तो मैं उसके साथ खेल रही थी, तो खेल खेल में ही चीज इधर से उधर गिर गई। अनिरुद्ध, चौंकते हुए, तुम इसके साथ खेल रही थी, वह भी इस तरह से। आरुषि, हाँ अनिरुद्ध, अब बच्चों के साथ तो बच्चा बनकर ही खेला जाता है। मैं थोड़ी देर में साफ कर दूंगी, तब तक तुम जाकर फ्रेश हो जाओ और खाना खा लो, कुछ देर में ये भी सो जाएगा। आरुषि आयुष को अपने गोद में उठाकर अनिरुद्ध से मिलवाते हुए कहते हैं, बेटा आयुष तुम घबराओ मत, यह कोई भूत थोड़ी ना है जो तुम ऐसे डर रहे हो, ये तुम्हारे चाचा जी हैं, जैसे मैं तुम्हारी चाची की तुम्हारे चाचा, चलो इसे हैंडशेक करो। पहले तो आयुष घबरा रहा था, लेकिन आरुषि के मानने पर वह तुरंत ही अनिरुद्ध से हैंडशेक कर लेता है। अनिरुद्ध भी आयुष भी हैंडशेक करके मुस्कुराता है और उसके बाद वह अलमारी से कपड़े निकालते हुए और आरुषि से कहता है, आरुषि मेरे आने से पहले प्लीज इसे क्लीन कर देना, मुझे इस तरह कमरा नहीं पसंद। आरुषि, ठीक है कर दूंगी। अनिरुद्ध के जाने के बाद आरुषि एक इरिटेटिंग टोन में कहती है, कमरा ठीक कर देना, क्या हो गया, अगर थोड़ा सा कमरा बिगड़ गया तो, अरे बच्चा खेल रहा है, कोई बात नहीं, पता नहीं जब खुद के बच्चे होंगे तो कैसे हैंडल करेगा। आरुषि कमरे को ठीक करने लगती है, वह एक एक सामान को उठाकर उसकी जगह पर रखने लगती है। आयुष भी आरुषि को देखकर सामान उठाने लगता है। आरुषि के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। अनिरुद्ध वॉशरूम से बाहर आता है और जब वह देखता है कि आयुष बिल्कुल आरुषि की तरह कर रहा है तो उसके चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ जाती है। वह आरुषि के पास पहुंचता है, आयुष फिर से आरुषि से लिपट जाता है। अनिरुद्ध, अब मैं कुछ नहीं कहा। आरुषि, वह कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, बस वही हो गया है, तुमने आकर इतना चिल्लाया, वह डर गया, कैसे देखा तुम्हारा कमरा बिल्कुल साफ हो चुका है, तो घर के सभी लोगों ने तो खाना खा लिया है, तुम्हारा खाना यही लेकर आऊं या फिर तुम डाइनिंग टेबल पर ही खाओगे। अनिरुद्ध, नहीं खाने की जरूरत नहीं है, वो शाम की एक मीटिंग में कुछ नाश्ता कर लिया था तो उसी से पेट भरा हुआ है। आरुषि,
ओके। अनिरुद्ध से आरुषि के करीब पहुंचता है और उसके बैग के पीछे हाथ फिर आते दीदी से कहता है, चलो आरुषि, आयुष को वापस कांची दादी के पास छोड़ दिया, हमें भी तो अपना टाइम चाहिए ना। आरुषि, ठीक है, मैं अभी से सुला कर आता हूँ, तुम इंतजार करो। आरुषि आयुष को अपनी गोद में उठती है और तभी कमरे का दरवाजा खटकता है। कांची दादी एंटर करती है। आरुषि को आयुष की गोद में देखकर वह मुस्कुराते हुए कहती है, क्या बात है, यह अभी तक जाग रहा है, मुझे लग रहा था कि अब तक सो गया होगा। अनिरुद्ध, अरे नहीं दादी, कुछ देर पहले तक तो यह आवश्यक के साथ खेल रहा था, पकड़म पकड़ाई। आरुषि अनिरुद्ध को गुस्से से देखते हैं और कांची दादी मुस्कुराते हुए कहती है, यह आरुषि से बहुत घुल मिल गया है, 5 मिनट के अंदर ही यह आरुषि की गोद में चला गया था, वरना ये बहुत शांत बच्चा है, इतनी आसानी से किसी के पास नहीं जाता और जिसके पास एक बार चला गया फिर उसका हाथ नहीं छोड़ता। आरुषि की तरफ बढ़कर आयुष की तरफ हाथ बढ़ाते हुए दादी कहती है, चलो बेटा, आज बहुत खेल लिया, अब सोने का वक्त है, चलो चलते हैं, हम अपने कमरे में जाकर सोएंगे। आयुष दादी के हाथ को दूर करते हुए कहता है, नहीं दादी, मैं चाचा के पास ही सोऊंगा, मुझे आज जिनके पास ही सोना है। आरुषि के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन अनिरुद्ध तो हैरान रह जाता है, वह किसी भी हालत में अपने और आरुषि के बीच में कोई रुकावट नहीं चाहता था। दादी कई बार कोशिश करती है, लेकिन आयुष तो आरुषि के गोद से उतरने के लिए तैयार नहीं होता। आखिर में आरुषि कांची दादी से कहते हैं, दादी जी, इसे आज मेरे साथ सो जाने दीजिए ना, वैसे भी कल तो आप लोग चले ही जाएंगे, बस आज रात की बात है, आप चिंता मत कीजिए, मैं इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। अनिरुद्ध आरुषि की तरफ देखता है और कांची दादी जैसे ही अनिरुद्ध की तरफ देखती है, अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लाते हुए कहता है, आरुषि सही कह रही है, यह आज हमारे साथ सो जाएगा, चिंता मत कीजिए, हम इसका ख्याल रखेंगे। और उसी की तरफ गुस्से से देखते हुए कांची दादी, ठीक है, तब तुम दोनों उसके साथ हो तो फिर मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है, वैसे तो ये रात में परेशान नहीं करेगा, लेकिन अगर फिर भी रोने लग जाए तो मैं बड़ी दीदी के कमरे में ही हूँ, वहां लेकर आ जाना है, सब मैं चलती हूँ, तुम सो जाओ। कांची दादी वहां से चली जाती है। अनिरुद्ध दरवाजे को बंद करके जैसे ही मुड़ता है, आरुषि तुरंत आयुष को बेड पर लेकर पहुंचती है और उसे बेड बीच में सुलाते हुए कहती है, तुम यहाँ सो जाओ, मैं भी थोड़ी देर में आई, ठीक है, जब तक मैं नहीं आती उठाना मत, ऐसे ही लेते रहना। आरुषि की बात पर आयुष हमें गर्दन हिला देता है। अनिरुद्ध, जो कि अभी दरवाजे के पास ही खड़ा था, जो आरुषि को गुस्से भरी नजरों से देख रहा था। आरुषि अनिरुद्ध के पास जाती है और धीरे से कहती है, अनिरुद्ध प्लीज, आज रात की बात है, ऐसे गुस्सा मत करो, मैं भी क्या ही करती हूँ, कोई ऑप्शन ही नहीं था, मुझे छोड़ ही नहीं रहा था और ऐसे अच्छा नहीं लगता अगर वैसे रोते हुए कमरे से जाता। अनिरुद्ध फ्रस्ट्रेटेड, आरुषि प्लीज, दादी लेने आई थी, वह चला जाता, लेकिन तुमने आगे से कहा, मेरी परवाह बिल्कुल नहीं है, क्या मैं तुम्हारे लिए जल्दी घर आया, सोचा था कि मुझे कुछ सरप्राइज मिलेगा, हमारे बीच में कल सब कुछ ठीक हुआ है तो आपसे हमारी लाइफ और ज्यादा रोमांटिक एंड ब्यूटीफुल होने वाली है, लेकिन यहाँ कर देता हूँ तो पहले कमरे का ये हाल और उसके बाद में ये हमारे साथ सोएगा, वह भी हम दोनों के बीच में। आरुषि, अनिरुद्ध, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, मैं जानती हूँ कि तुम्हें बेसब्री से इंतजार था और मैं भी प्लानिंग कर रखी थी, लेकिन ऐसे मना भी तो नहीं कर सकती ना, और तुम क्या चाहते हो, मैं इसको बिल्कुल साइड में सुलियो, बच्चा है, नीचे गिर गया तो अब जिम्मेदारी नहीं है, निभानी तो पड़ेगी ना, सिर्फ आज रात की बात है और तुम ऐसे नाटक क्यों कर रहे हो, जब हमारे बच्चे होंगे तब तुम कैसे हैंडल करोगे। अनिरुद्ध, मेरे बच्चों की बात मत करो, उन्हें मैं हैंडल कर दूंगा, उन्हें मैं शुरू से ही दूसरे कमरे में सुनने की आदत डालूंगा ताकि वह अपनी मम्मी पापा के रोमांस में बीच में ना आए। अनिरुद्ध की बात पर आरुषि मुस्कुरा जाती है, जिस पर अनिरुद्ध इरिटेट होते हुए कहता है, अब ऐसे मुस्कुराओ मत, क्या सोचकर आया था और क्या मिला। ठीक है, इसका बदला तो मैं तुमसे कल ले लूंगा, चिंता मत करो। अनिरुद्ध आरुषि को धीरे से पुश करता है और उसके बाद वह बेड की दूसरी तरफ जाकर लेट जाता है। आरुषि भी आयुष की तरफ जाकर लेटती है। अनिरुद्ध आरुषि को देखता है, उसके चेहरे पर एक डिसअपॉइंटमेंट लुक होता है। आरुषि आयुष को लोरी गाते हुए सुलाने की कोशिश कर रही होती है और तभी आरुषि को ऐसा करते हुए अपनी माँ की याद आ जाती है, वह भी उसे ऐसे ही लोरी सुनाकर सुलाया करती थी। आरुषि की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
अनिरुद्ध, तुम्हें भी अपनी माँ की याद आ गई? इमोशनल टोन। आरुषि, आंखों में न सुबह, वह भी मुझे यही लोरी गाकर सुनाया करती थी। मुझे उनकी आवाज आज भी याद है, मेरे कानों में आज भी उनके आवाज का एहसास है। एपिसोड 95 कितने बच्चे पैदा करने हैं। आयुष को लोरी सुनाते सुनाते आरुषि इमोशनल हो जाती है और उसके बाद आरुषि और अनिरुद्ध के बीच में बचपन को लेकर कुछ बातें होती है, जहां पर अनिरुद्ध आरुषि को अपने बचपन के किस्से सुनाता है और आरुषि अपने बचपन की बातें अनिरुद्ध को बताती है और बात करते करते आरुषि की आंख लग जाती है। अनिरुद्ध अपनी बात खत्म करके जैसे आरुषि की तरफ देखता है और उसको सोता हुआ देखकर वह मुस्कुरा जाता है। अनिरुद्ध आरुषि को गौर से देख रहा था और तभी उसकी नजर आयुष पर जाती है, जो आरुषि के साथ कितने चैन से सो रहा है, जैसे कि वह उसकी माँ है। आरुषि ने आयुष को कैसे अपने सीने से लगाकर रखा है, जैसे कि वह उसकी सगी माँ है। अनिरुद्ध अपना मोबाइल में कैमरा ऑन करता है और सोई हुई आरुषि और आयुष की पिक्चर को क्लिक करता है और उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, एक दिन ऐसा हमारे साथ भी होगा जब मैं और आरुषि अपने बच्चों के साथ ऐसे सो रहे होंगे। मैं जानता हूँ कि आरुषि का बचपन अच्छा नहीं रहा है और कुछ हद तक मेरा भी, लेकिन मैं और आरुषि अपने बच्चों के साथ अपने बचपन को दोबारा जिएंगे। आज मैं चिढ़ गया था बिगड़े हुए कैमरे को देखकर और जिस तरह से आरुषि आयुष के साथ थी, लेकिन मैं उसके पीछे की फीलिंग को अब समझ रहा हूँ। आयुष के साथ आरुषि अपने बचपन वाले मोमेंट जो मिस करती है उसे एंजॉय कर रही थी। वैसे आरुषि खुद अभी बच्ची है, क्या ये भी बच्चे संभालेगी है? बट फिर भी मैं चाहूंगा कि हमारी फैमिली लाइफ भी जल्दी शुरू हो। तारांकन। अगली सुबह आरुषि उठती है तो वह देखती है कि बिस्तर पर ना तो अनिरुद्ध है और नहीं आयुष है। आरुषि परेशान हो जाती है और वह घर में इधर उधर आयुष और अनिरुद्ध को ढूंढने लगते हैं, क्योंकि बहुत सुबह थी इसलिए घर के सभी सदस्य भी सो रहे थे। आरुषि हाल में पहुंचती है कि तभी उसे आयुष के हंसने की आवाज आती है और उसे दौड़कर गार्डन में पहुंचती है और वह देखती है कि वहां पर अनिरुद्ध और आयुष खेल रहे हैं। पहले तो आरुषि हैरान रह जाती है कि कल तक जो अनिरुद्ध उसे डांट लगा रहा था, चिड़चिड़ा कर रहा था, आज वही अनिरुद्ध आयुष के साथ खेल रहा है, बिल्कुल एक बच्चा बनकर। आरुषि दरवाजे पर ही खड़ी हो जाती है और वह बस अनिरुद्ध और आयुष को ही खेलते हुए देखकर मुस्कुरा रहे होती है। अचानक से अनिरुद्ध रुक जाता है और आरुषि को देखकर कहता है, अरे तुम उठ गई। आरुषि अनिरुद्ध के पास जाकर आयुष के सिर पर हाथ फिराते हुए कहती है, तो तुम दोनों खेल रहे हो, क्या बात है मिस्टर अनिरुद्ध राणा? मुझ पर तो कल इतना गुस्सा कर रहे थे कि बच्चों के बिल्कुल बच्चे बन गई थी, और अब तुम कैसे खेल रहे हो उसके साथ? अनिरुद्ध, तुमने ही तो कहा था बच्चों के साथ बच्चा बनकर खेला जाता है। ये सुबह उठ गया था, मेरी भी आंख खुल गई थी, तो मुझे लगा कि तुम्हें थोड़ा सोने दिया जाए और मैं थोड़ा आयुष के साथ टाइम स्पेंड कर लूं। आरुषि मुस्कुराते हुए, बहुत अच्छी बात है, चलो जब तक घर के दूसरे सदस्य सो रहे हैं तब तक मैं भी तुम्हारे साथ थोड़ा खेल लेती हूँ। अनिरुद्ध आरुषि भागते हैं और आयुष उन्हें पकड़ने के उनके पीछे पीछे भागता है। तीनों के बीच में बहुत ही प्यारा मोमेंट हो रहा था। आसपास खड़े सर्वेंट भी अनिरुद्ध आरुषि को आयुष के साथ खेलता हुआ देखकर खुश हो रहे थे। एक सर्वेंट मुस्कुराते हुए दूसरे सर्वेंट से कहता है, कभी सोचा था कि एक ऐसा दिन आएगा जब हम अनिरुद्ध सर को ऐसे बच्चों की तरह हंसते मुस्कुराते हुए खेलते हुए देखेंगे, वरना हमेशा तो वह घर में गुस्से से एंटर करते थे और घर पर रुकते ही कितना थे, महीने के कुछ 2-4 दिन। दूसरा सर्वेंट, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये सब आरुषि मैं के कारण हुआ है। भले ही शादी एक समझौते के तौर पर की गई थी, लेकिन आरुषि में उनकी जिंदगी में एक बहार की तरह आया है। अंधेरे में उन्होंने रोशनी फैला दी, वरना अनिरुद्ध सर का ये रूप सुबह मुझे देखने को मिलेगा ये तो मैं भी नहीं सोचा था। अब बस यही प्रार्थना है कि उनके इस प्यार से रिश्ते को किसी की नजर ना लगे और उनके खुद के भी ऐसे ही बच्चे हो जिनके साथ ही ऐसे ही खेल। पहले सर्वेंट, बिल्कुल सही कहा, मुझे भी इंतजार है उनके बच्चे देखने का। अनिरुद्ध आरुषि और आयुष को साथ में यूं खेलता हुआ देखकर सिर्फ सर्वेंट ही खुश नहीं हो रहे थे, बल्कि टेरेस पर खड़ी मुस्कान भी देखकर मुस्कुरा उठी थी। मुस्कान अनिरुद्ध और आरुषि को ही मुस्कुराता हुआ देखकर कहती है, क्या ये सही रहेगा कि एक अच्छी खासी कपल को तोड़कर जो आगे जाकर एक बहुत ही प्यारा सा परिवार बनेगा, अपने स्वार्थ के लिए उनके जिंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट करना?
अनिरुद्ध और आरुषि एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और जिस तरह से वह छोटे बच्चों के साथ खेल रहे हैं, इसे देखकर ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी वह पेरेंट्स भी बनेंगे, उनका एक छोटी सी फैमिली होगा। मुझे अपने कदम पीछे कर लेने चाहिए। मुझे कोई हक नहीं बनता किसी के प्यार से संसार को उजाड़ने का। मुझे लगा था कि शादी में कोई खुश नहीं है, लेकिन आज देख रही हूँ तो लग रहा है कि शायद ये दोनों ही दूसरे के लिए बने हैं और किस्मत ने वह रास्ता चुना था इन दोनों को मिलने के लिए। एक आज है और दूसरा पानी। ये दोनों ही एक दूसरे को संभाल सकते हैं, उसके अलावा कोई तीसरा नहीं। मुझे नहीं पता मधु आंटी और माया क्या करना चाहती है, आखिर वह अपने बेटे की खुशी क्यों नहीं देख पा रही, लेकिन मैंने ठान लिया है कि आप मुझे वापस चले जाना चाहिए। इस प्यार से कपल को अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय करता हुआ छोड़कर शायद मेरे लिए कोई और है, अनिरुद्ध नहीं। तारांकन। सुबह 9 बजे डाइनिंग टेबल पर सभी नाश्ता कर रहे होते हैं। अनिरुद्ध के आने का इंतजार हो रहा होता है। कांची दादी आरुषि से कहती है, अनिरुद्ध कितना वक्त लगाएगा उसे बोलने की, जाकर नाश्ता कर ले, ऑफिस का काम तो होता ही रहेगा। आरुषि, हाँ दादी मैं अभी बुला कर लाती हूँ। आरुषि जैसे ही मुड़ती है कि तभी अनिरुद्ध सामने से आ रहा होता है। अनिरुद्ध डाइनिंग टेबल पर पहुंचकर चेयर पर बैठते हुए कहता है, मुझे माफ करना, आने में थोड़ी सी देर हो गई। आरुषि अनिरुद्ध के लिए नाश्ता लग रही होती है। तभी आयुष अपनी दादी की गोदी से उतरकर अनिरुद्ध के गोद में जाकर बैठ जाता है। मधु देवी और माया थोड़ी सी घबरा जाती है क्योंकि वह अनिरुद्ध के स्वभाव को जानती है कि अनिरुद्ध को बच्चे वगैरह ज्यादा पसंद नहीं है और वह पहले भी बच्चों के आने से इरिटेट हो जाता था और उन्हें लग रहा था कि अभी भी अनिरुद्ध को चिड़चिड़ा करेगा। लेकिन अनिरुद्ध आयुष को बहुत अच्छे से अपनी गोदी में बिठाकर आरुषि से कहता है, इसके खाने की प्लेट में इधर रख दो, इसे मैं अपने हाथ से खाना खिलाऊंगा। मधु देवी और माया शॉक्ड होते हुए एक दूसरे की तरफ देखती है और रोहित भी हैरान होते हुए कहता है, क्या बात है, तुम्हारी आयुष से इतना अच्छा बॉन्ड हो गया, और यह भी कैसे तुम्हारी गोद में आकर खाना खाने बैठ गया, क्या बात है। रोहित की बात पर अनिरुद्ध मुस्कुराते हुए कहता है, कुछ हिस्सा ही। कांची दादी आरुषि और अनिरुद्ध को टीज करते हुए कहती है, चलो एक बात तो पता चल गई कि तुम दोनों अब एक बच्चे के लिए तैयार हो। अब ज्यादा वक्त मत लगाना, बेटा पर पोते की खुशखबरी सुना दो और आरुषि तुम भी तैयार हो जाओ माँ बनने के लिए, अपनी दादी सास को अपने बच्चों की किलकारी सुना दो। कांची दादी की बात पर आरुषि शर्माकर अपनी नजरें नीचे कर लेती है। अनिरुद्ध आरुषि को शर्माते हुए देखकर उसे और टीज करने के लिए कहता है, दादी आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज मिल जाएगी। वैसे ये तो बताए आपको कितनी पोता पोती चाहिए। आरुषि हैरान होकर अनिरुद्ध की तरफ देखती है। अनिरुद्ध आरुषि को विंक करता है। कांची दादी हंसते हुए कहती है, अच्छा ऐसी बात है, तुम मुझे 2 पर पोती चाहिए और 2 पर पोता चाहिए, बता अब क्या कहेगा। अनिरुद्ध मुस्कुराते हुए, चिंता मत कीजिए, जितना आपने कहा है उतने ही बच्चा आपकी गोद में खेलेंगे। अनिरुद्ध की बात पर कांची दादी और दादी हंस पड़ती है। वहीं पर आरुषि पीछे से अनिरुद्ध की बैक पर चुटकी काटती है क्योंकि वह बहुत एम्प्रेस फील कर रही थी। तारांकन। नाश्ते के बाद आरुषि कमरे में पहुंचती है जहां पर अनिरुद्ध ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। आरुषि अनिरुद्ध के पास जाकर उसकी बैक में धीरे से मारते हुए कहती है, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती है, सच में, मतलब मैं नजरें नहीं मिल पा रही थी और तुम कैसी बातें कर रहे थे। अनिरुद्ध आरुषि की तरफ मुड़कर अपने कॉलर को ठीक करते हुए कहता है, ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने, वही तो शुरुआत कर रही थी, कल से बोल रही है मुझे कि घर में एक बच्चा आना चाहिए, पर पोती या पर पोते का चेहरा दिखा दे तो मैं तो बस पूछ रहा था। आरुषि, क्या बात है, ऐसा क्या कह दिया मैंने, तुम तो ऐसे बात कर रहे थे जैसे बच्चा पैदा करना तुम्हारे हाथ में है। अनिरुद्ध आरुषि को इंटेंस नजरों से देखता है। आरुषि नर्वस हो जाती है और उसे एहसास होता है कि उसने क्या कह दिया। अनिरुद्ध आरुषि की तरफ अपने कदम आगे बढ़ने लगता है। आरुषि अपने कदम पीछे करते हुए कहती है, अरे मेरा मतलब ये था कि तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो कि कितने बच्चे होंगे, ये तो भगवान तय करेगा, ना कि लड़की होगी या लड़का। अनिरुद्ध आरुषि के करीब पहुंचकर उसके कमर से पकड़कर अपने क्लोज करते हुए धीमी आवाज में कहता है, बच्चा पैदा करना तो मेरे हाथ में ही है ना, मेरे बिना थोड़ी ना बच्चा पैदा हो जाएगा, और कितने बच्चे पैदा करने हैं ये भी मेरे हाथ में है। जब तक मैं मेहनत नहीं करूंगा भगवान कैसे बच्चे दे देगा मुझे।
हाँ, यह जरूर है कि लड़का होगा या लड़की, यह मैं डिसाइड नहीं कर सकता। आरुषि शर्माते हुए अनिरुद्ध को खुद से दूर करते कहती है। अनिरुद्ध, चुप हो जाओ, तुम क्या हर समय ऐसी बातें करने शुरू हो जाते हो? सच बताओ कि तुम इतनी रोमांटिक भी हो सकते हो, वरना मुझे तो लगा था कि तुम्हें रोमांस का आर भी नहीं पता। मुझे तो तुम हमेशा बस एक खड़ूस और गुस्से में आदमी लगते थे। अनिरुद्ध, फ्लर्टी टोन, तो कल रात के बाद तो पता चल गया होगा ना कि मैं कितना रोमांटिक हूँ। आरुषि, मुस्कुराते हुए, अच्छी तरह से। चलो, अब तुम तैयार हो गए हो तो जाने से पहले कांची दादी और आयुष से मिल लो, क्योंकि जब तक तुम आओगे वह जा चुके होंगे। अनिरुद्ध, वह और नहीं रुक रहे। आरुषि, नहीं, वह सिर्फ दोपहर तक ही है। कांची दादी ने बताया कि उनकी बहू वापस आ जाएगी तो वह भी वापस जाएगी, और आयुष एक दिन से ज्यादा कहीं और नहीं रह सकता। अगर वह अकेली आती तो ज्यादा टाइम तक रुकती। अनिरुद्ध, ठीक है, तुम चलो, मैं बस आता हूँ। तारांकन, मुस्कान अपने कपड़े पैक कर रहे हैं और मधु देवी माया उसे रोक रही है। मधु देवी मुस्कान के बैग को बंद करते हुए कहती है, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? मैंने तुम्हें वादा किया था ना कि जो मैं सोच रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ वह होगा। मेरी बहू तुम बनोगी। माया, माँ बिल्कुल सही कह रही है। तुम इतनी जल्दी डिमोटिवेट कैसे हो सकती हो? आज तो तुमने डाइनिंग टेबल पर उनके बच्चों की बातें सुनी, उन्हें सीरियसली मत लो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये सब उनकी ख्वाब ही पुलाव है। हकीकत तुम अनिरुद्ध भैया की पत्नी बनोगी और इस घर में तुम्हारे बच्चों की किलकारी गूंजेगी, ना कि उसे आरुषि की। मुस्कान, गुस्से से बस कीजिए, चुप हो जाए आप दोनों। आपको कोई एहसास भी है कि आप दोनों क्या बोल रही हैं? अरे मैं तो स्वार्थी थी, अपना फायदा देखकर आ गई थी। हाँ, अनिरुद्ध को पसंद करती हूँ, लेकिन उसके लिए मैं अब और इतनी स्वार्थी नहीं बन सकती कि किसी इंसान के बसे बसाए घर को तोड़ दूँ। आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, या देखकर भी आप अनजान बन रहे हैं? अनिरुद्ध और आरुषि एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, वह एक दूसरे के साथ बहुत खुश है। भले ही उनकी शादी किसी मजबूरी के कारण, किसी बदले के कारण हुई थी, भले ही शुरुआत में उन दोनों के बीच में बहुत दूरियां और नफरत है, लेकिन आज उनके बीच में प्यार के अलावा कुछ नहीं है। इन 10 दिनों के अंदर मैं समझ गई कि वह दोनों दूसरे से कितना प्यार करते हैं, लेकिन आप दोनों नहीं समझ पा रहे हो। तुम की माँ है, आपकी कोशिश कर रहे हैं, अपनी बेटी की खुशियों को ना देखते हुए अपने घमंड और अहम को वैल्यू दे रहे हैं। आप मेरी बात एक कान खोल कर सुन लीजिए, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ आपके बेटे से शादी करने में। और दूसरी बात, आप उनके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करना बंद कीजिए, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होने वाला। और अगर आपकी साजिश कामयाब हो गई, उनका रिश्ता टूट गया, तो याद रखना अनिरुद्ध भी आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। आप अपने बेटे को भी खो देंगे। अपने अहम को साइड रखें और अपने बेटे की खुशी में खुश होना शुरू कीजिए। मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना, अब मैं चलती हूँ। अपना बैग लेकर मुस्कान कमरे से निकालकर हॉल में पहुंचती है, जहां पर अनिरुद्ध और आरुषि थे। अनिरुद्ध मुस्कान से कहता है, ये बैग, तुम क्या जा रही हो? मुस्कान, हाँ अनिरुद्ध, मैं अपनी इंटर्नशिप को बीच में ही छोड़ कर जा रही हूँ। मुझे फोन आया था कि माँ की तबीयत सही नहीं है और मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसे किसी और तरीके से कंप्लीट कर सकूं, लेकिन शायद मैं अभी यहाँ और नहीं रह पाऊंगी। तुम ऑफिस जा रही हो क्या? आज आखिरी बार मुझे एयरपोर्ट छोड़ दोगे? अनिरुद्ध, ठीक है, ऐसी बात है तो जरूर। मुस्कान आरुषि के पास जाकर उसके हाथ को पकड़कर कहती है, इन 10 दिनों के अंदर मेरी तुम्हारी कुछ ज्यादा बातें नहीं हुई, लेकिन जितना भी तुम्हें समझा इतना जान लिया कि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। मैं हमेशा यही चाहूंगी कि तुम्हारा और अनिरुद्ध का रिश्ता ऐसा ही मजबूत बना रहे, तुम दोनों के रिश्ते में प्यार हमेशा बना रहे। कभी और आऊंगी तो हम साथ बैठकर बातें करेंगे तब। आरुषि, मुझे इंतजार होगा। मुस्कुराते हुए मुस्कान आरुषि से गले मिलकर अनिरुद्ध के साथ देखने पैक लेकर घर से चली जाती है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।